नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हमारा जो क्लास 11th में टॉपिक इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जड़त्वीय और जड़त्वीय निर्देश तंत्र दूरी और विस्थापन में मैंने डिफरेंसेस बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी। फिर उसमें डिफरेंसेस हमने देखा, फिर सवाल भी देखा, कुछ 2-3 सवाल भी देखा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारा वेलोसिटी, वेग क्या है, फिर उसमें चाल देखेंगे, फिर वेग और चाल के डिफरेंसेस को देखेंगे कि आखिरकार ये चीज़ें क्या होती हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। आप चलिए दोस्तों, तो चलते हैं आगे। पहला जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेग को बोलते हैं दोस्तों वेलोसिटी। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी अगर इसको दिखाया जाए तो वेक्टर v इक्वल्स टू होता है डेल्टा वेक्टर s बाई डेल्टा टी। डेल्टा s को बोलते हैं दोस्तों विस्थापन और t हो गया समय अंतराल। तो यानी अगर आप ओवरऑल कहें कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? वेग कहते हैं। तो लिखा गया है, अतः विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? वेग कहते हैं। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगी। तो लिख सकते हैं कि इसे v से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसलिए सदिश होती है क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? एक सदिश राशि होगी। और जैसा कि आपको पता है कि एक सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से वेलोसिटी यानी वेग को भी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। तो अगर आपको परिभाषा लिखना है और उसके बारे में पूरा डिटेल लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और यह सदिश राशि है। कभी कभार इसकी बीमा भी पूछ लेता है, तो चूंकि v इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगा, तो चलिए दोस्तों इसकी बीमा निकालना मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे होगा, बीमा निकलेगा। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं डायमेंशन के बारे में। तो आप देखेंगे, ठीक है, डायमेंशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो ये बीमा है, तो बीमा में क्या होगा, चूंकि v इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? v इक्वल्स टू होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस दूरी है, विस्थापन है, इसलिए इसकी डायमेंशन l होगी, और टाइमिंग की डायमेंशन t होगी। ऊपर जाएगा तो lt माइनस 1। ये डायमेंशन वाले टॉपिक में भी मैं बताया था, तो उसमें बहुत डिटेल बताने की ज़रूरत है नहीं, आप समझते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, वेग के प्रकार भी होते हैं। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेग के प्रकार, पहला जो होता है एक समान वेग, जिसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जब कोई कण समान समय में समान वेग दूरी तय करे या समान रूप से विस्थापित हो, तो उसका वेग क्या कहलाता है दोस्तों? एक समान वेग कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि एक समान वेग का मतलब प्रत्येक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक समान होगी। जैसे अगर 3 पॉइंट है, एक सीधे, जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम लोग ले ले, अगर इसको ले ले 3 हिस्सों में बांटे, ए, इस हिस्से को हमने बी दिया और यहाँ पर दिया हिस्सा सी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मानूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है S1 दूरी तय किया, सॉरी S दूरी तय करेगा, डिस्प्लेसमेंट S होगा, और यहाँ से भी यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? S होगा। मतलब t1 समय में दूरी s ही चला और t2 टाइम में भी दूरी क्या चला? s ही चला। यानी आप कह सकते हैं कि जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी क्या होता है? समान रूप से विस्थापित होता है, तो उसका वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि टाइमिंग क्या है? दोनों की सेम है, t1 t2 आपस में बराबर है, तो डिस्टेंस भी क्या चलेगा? समान दूरी तय करता है। तो उस केस को ही क्या कहते हैं? उसी केस वाले को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। यानी अगर आप ओवरऑल कंडीशन को देखें तो एक समान वेग का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ भी वेग कितना होना चाहिए? 5, और यहाँ भी कितना होना चाहिए दोस्तों? 5। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि एक समान वेग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रत्येक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं, इसका मतलब कि जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, यानी समान समय अंतराल में, यानी अगर आप कहें तो t1 t2 इस केस में दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो उस समान समय अंतराल में समान ही दूरी तय करे, तो उसी को क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, दूसरा प्रकार असमान वेग।
जब कोई पिंड समान समय अंतराल में असमान रूप से विस्थापित होता है तो उसका वेग क्या कहलाता है? असमान वेग कहलाता है। जैसे वही वाला मैं कंडीशन ले रहा हूँ दोस्तों, 3 पॉइंट लिया जाएगा, एक ए, बीचों बीच बी और बी ए सी लिया जाएगा। अगर ये टी टाइम है, ये भी टाइमिंग टी है, समान समय है, तो समान समय में ये विस्थापित हुआ, अगर हमने देखा है S1 और ये विस्थापित हो गया S2 और ये दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता ही है कि यहाँ पर S1 नॉट इक्वल्स टू क्या है? S2 है। तो अतः कह सकते हैं कि जब कोई कण समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी को यानी भिन्न भिन्न विस्थापित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। यानी समान समय अंतराल में उसका विस्थापन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? असमान वेग के नाम से जानते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, औसत वेग। औसत वेग क्या कहलाएगा? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? औसत वेग कहते हैं। फॉर्मूला अगर देखेंगे आप तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब चौथा देख लेते हैं, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको पर डेफिनेशन होती है असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण पर वेग उसका क्या कहलाता है दोस्तों? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी आप किसी स्पेशल टाइम पे, स्पेशल विशेष टाइमिंग पर जो वेलोसिटी पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग वेक्टर v इक्वल टू होता है ds/dt, यानी उसको डेल्टा न दिखा के किस में दिखाते हैं? डिफरेंशियल में दिखाते हैं, अवकलन में दिखाते हैं। ds/dt को ही क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता हो गया कि जो वेग होता है 4 प्रकार का होता है। एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। अब चलते हैं दोस्तों चाल की तरफ। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो जाहिर सी बात है दूरी की दर को क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेलोसिटी का ठीक, वेलोसिटी और चाल में बस डिफरेंस ये होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन की आवश्यकता होगी जबकि चाल में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। बस वही फर्क है, बाकी सारी चीजें वही होती है। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे इसके प्रकार को भी देख लेते हैं, चाल के प्रकार को भी। तो एक समान चाल, सेम वही परिभाषा होगी। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वही वाला एग्जाम्पल होगा, ये ए है, बीचों बीच में बी है और ये क्या होगा? सी। तो ये टी टाइम में अगर ये इनके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या है? दोनों के दोनों दूरियां क्या हो? सेम हो। तो आप कह सकते हैं किस केस में जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वही क्या कहलाता है दोस्तों? एक समान चाल कहलाता है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है दूसरा, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो अगर हम इसको ए पॉइंट मान ले, इसको बी पॉइंट मान ले, सॉरी इसको बी मान ले और इसको सी पॉइंट मान ले, तो आप देखेंगे कि जब समान समय अंतराल टी था तो उस केस में इनके द्वारा तय की गई दूरियां क्या है? डिफरेंट है, यानी अलग अलग हैं। तो उस केस में जो चाल होती है उसी चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है ये है औसत चाल। तो औसत चाल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। औसत चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर परिभाषा बनाना हो तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों? औसत चाल कहते हैं। ये तीसरा भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। बस कुछ फर्क नहीं होता औसत वेग और औसत चाल में, बस वहाँ जहाँ आप विस्थापन बोलते हैं वहाँ दूरी बोल के सारी चीज़ों को सेम वैसे ही रखते हैं। तात्क्षणिक चाल, परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल v बराबर होता है ds/dt। अब यहाँ पर s विस्थापन न होकर क्या होगा दोस्तों? दूरी। तो जैसे ही दूरी होगा तो v वेग न होकर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। और चूंकि ds/dt को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक कहते हैं और v क्या है? चाल। तो ds/dt क्या होगा? तात्क्षणिक
चाल हो गया। तो दोस्तों ये है तात्क्षणिक चाल। और जो वाहन होता है, जो आप टू व्हीलर फोर व्हीलर जो लेते हैं, उसमें जो तात्क्षणिक चाल का मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है। यानी गाड़ियों के स्पीड को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट यानी जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र को कहते हैं दोस्तों स्पीडोमीटर। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। एक तरफ चाल होगा, दूसरी तरफ वेग होगा। तो अगर पहला पॉइंट देखें तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर कर देना, चलिए अगर आप पहला पॉइंट देखें तो उसकी डेफिनेशन ही तैयार होगी। दूरी की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, चाल कहते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसा कि आपको पता है चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, जबकि वेग कैसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। देखिए तीसरा पॉइंट है चाल सदैव धनात्मक होती है। धनात्मक इसलिए होती है क्योंकि दूरी क्या होती है दोस्तों, सदैव धनात्मक होती है। जब दूरी धनात्मक होती है और दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हो, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, चाल सदैव धनात्मक होती है। वेग जो होगा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है, इसलिए वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी बदल जाए। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी वस्तु का वेग, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी चाल बदल जाए। क्यों, क्योंकि अगर व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो पूरब भी जा सकता है, पश्चिम भी जा सकता है, उत्तर भी जा सकता है, दक्षिण भी जा सकता है, वह एक ही पॉइंट पर चारों ओर घूम सकता है। तो उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, बदलेगी। तो डायरेक्शन के बदलाव को बदलने का मतलब है वेग का बदलना, लेकिन वेग तो बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड कितनी रह रही है, 40 ही रह रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वेग बदल जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी बदल जाए। ठीक वही कहानी इसका अपोजिट है, यदि किसी वस्तु की चाल बदलती है तो उसका वेग क्या होगा, अवश्य ही बदल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बोला है कि अगर आप 40 से चल रहे हैं, तुरंत आपकी स्पीड कितनी होगी, 20 हो गई, फिर 10 हो गई, तो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चाल के चेंज होने पर उसका वेग अवश्य ही बदल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पांचवा और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग शून्य होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी शून्य हो। जैसे अगर आप कल्पना करें दोस्तों, इस कंडीशन को अगर आपको समझना हो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से गया और फिर ये यहाँ लौट आया। अगर यहाँ से यहाँ तक वो 10 मीटर की दूरी तय किया, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी तय किया 1 मिनट में, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो जाने में 10 मीटर ही लगेगा, फिर लौटा कितने में, 2 मिनट में। आप समझ लीजिए। तो ये बताइए कि अगर टोटल विस्थापन निकालोगे तो अगर ये गया और ये आया, राइट गया तो प्लस का 10 और लेफ्ट आया -10, तो 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। और जब विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन तो 0 होते ही क्या हो जाएगा, औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाल निकालना हो तो दूरी निकालनी पड़ेगी। तो दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 10 गया राइट और 10 आया, तो ये भी कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब यहाँ पर दूरी 0 नहीं हो रही है। यही बोला है आपको कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग शून्य होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी शून्य हो जाए। अगला जो पांचवा इसमें दिया गया है, दिए गए समय अंतराल में अगर वस्तु की चाल ही शून्य है तो दोस्तों उसका वेग तो अवश्य ही शून्य होगा। अगर कोई वस्तु चल ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, ओके।